Okay, today we will discuss the first chapter of history class 10. The name of chapter is Nationalism in Europe. What is the name of chapter? The name of chapter is Nationalism in Europe. It means that we have to discuss about the origination of nationalism in Europe. We have to discuss about the result of the nationalism in Europe. Means what is the meaning of the term nationalism? What is the impact of nationalism? Means we have to discuss these things in this topic. First of all, we will start from the name of chapter. What is the name? The name of chapter is what? Nationalism in Europe. So हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, यूरोप के बारे में, है ना, एशिया, यूरोप, ये सब है ना। तो वैसे ही एशिया जब बात करेंगे कि नेशनलिज्म इन एशिया तो बोलोगे सब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका। ठीक उसी तरह नेशनलिज्म इन यूरोप का यदि बात करें, यूरोपियन कंट्रीज का डिस्कशन करेंगे। उसमें कैसे कंट्री का? यूरोपियन कंट्रीज का। और यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन आ जाएगा? फ्रांस आ जाएगा, इटली आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, हंगरी आ जाएगा। These are the countries of Europe. Means these are European countries, and we will discuss about the origination of nationalism and its impact in these countries. इस यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ नेशनलिज्म का ओरिजिनेशन कैसे हुआ और नेशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या रहा, यदि ओरिजिनेट हुआ भी तो कैसे ओरिजिनेट हुआ, इम्पैक्ट और ओरिजिनेट हो गया यदि तो इसका प्रभाव क्या पड़ा लोगों के ऊपर या फिर अदर कंट्रीज पे, या फिर मतलब कहने का कि ये सारा कुछ हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, ये देखो तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नेशनलिज्म। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोगों को सारे स्टूडेंट्स को जनरली हिस्ट्री काफी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, तुम लोग को बहुत बोरिंग लगता है। बट फैक्ट बताऊं, हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग तो है ही नहीं कुछ, मजा आ जाता है हिस्ट्री पढ़ने में। एक बार डूब कर तो देखो हिस्ट्री में, एक बार बढ़िया से सुन कर तो देखो। हिस्ट्री जैसे साइंस में फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है ना, वैसे ही एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। मस्त, केवल डेट्स वगैरह वगैरह ये सब का टेंशन यदि छोड़ दो कि हाँ सर ये बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में, तो उसके लिए भी बहुत सारा ट्रिक्स है, वो याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री। ये देखो नेशनलिज्म जो है इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है। कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? देखो नेशन छुपा हुआ है। नेशन से बना है क्या? नेशनलिज्म। क्या बना है? नेशन से बना है नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे? नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म कुछ नहीं है, एक फीलिंग है, एक आइडिया है। किस चीज का? तो प्राइड एंड लव टू आवर कंट्री। Nationalism is an idea or feeling of love or pride for our own country. अपने देश के लिए जो प्रेम, जो गर्व, जो मतलब कहने का कि सोच हम लोगों का है, मतलब जिसको सोच कर हम लोग जो है अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि we are the citizen of India. That is nationalism. ये तो बताने का जरूरत है, ये चीज बताने का जरूरत है कि नेशनलिज्म क्या होता है। एक बार यदि कोई आदमी जो है बोल दे कि भारत मतलब मुर्दाबाद, फिर तुम लोग उसका खून पीने के लिए रेडी हो जाओगे, ढूंढने लगोगे गूगल, इंस्टा सब पर, ढूंढो इसको, ढूंढो कहाँ है, जहां भी मिल जाए उसको एकदम। कोई तिरंगा फाड़ दे, जला दे, तुम लोग बोलते हो फाड़ कैसे दिया तिरंगा? क्या है,
क्या है? भारत तो कपड़ा ही है, मगर वो कपड़ा नहीं है, वो तुम्हारा तुम्हारे फीलिंग को फाड़ रहा है। वो जो हमारा तिरंगा है, जो फ्लैग जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फीलिंग को फाड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग को गुस्सा आता है, खून उबल जाता है। क्या है? वही तो है, वही है राष्ट्रवादी विचारधारा, वही है राष्ट्रवाद, वही है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, ये एक आइडिया है, ये एक फीलिंग है, प्राउड का, और किस चीज का? तो लव का, सैक्रिफाइस का। अभी बताओ, देश के लिए जो है, एक बार देश के लिए बोला जाता है, नरेंद्र मोदी साहब आकर बोलते हैं कि आप जो है, मेरे प्यारे भारतवासियों, आप भारत का एक सैनिक हैं, भारत मां की रक्षा अब आपके हाथ में है, इसलिए आप लोग अपने घर में ही रहें, घर से बाहर निकलेंगे तो भारत को क्षति पहुंचेगा। ये मोदी स्टैंड। आप तुम लोग बोलते, अरे हम लोग सिपाही हैं, हम लोग को मतलब बचा कर रखना है, भारत माता का जो मतलब रक्षा करने का जिम्मेवारी है वो हम लोगों के कंधे पर है। भारत माता का रक्षा करने का जिम्मेवारी है क्या? यही तो है आइडिया, यही तो है फीलिंग, यही तो है लव, यही तो है सैक्रिफाइस, यही तो है नेशनलिज्म। इसी को तो बोलते हैं हम लोग नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म वर्ड जो है बना है किस चीज से? नेशनल से। किस चीज से बना है? नेशन से। नेशनलिज्म का डेफिनेशन यदि हम लोग बात करें तो व्हाट? Nationalism is an idea or feeling of pride or love or sacrifice to our own nation, for our own nation. That is called nationalism. Or it is the desire of a group of people. Nation में group of people ही होते हैं, एक आदमी का नहीं है। ये इच्छा है किनका? Group of peoples का। Not this is the desire of only single person. This is a desire of group of people who share the same race, same language, same culture to form an independent country. अब एक बात बताओ, तुम्हारे माइंड में बोला जाएगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा का ये इंसान है, ये क्या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग जो है इसका जो है नेशन के प्रति फीलिंग। तुम चाहोगे कभी इंडिया गुलाम हो जाए? तुम चाहोगे कोई जो है पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए? तुम चाहोगे कि अमेरिका जो है ये इंग्लैंड जो है क्रिकेट में इंडिया को हरा दे? नहीं। बाप रे बाप, एक मामूली सा वर्ल्ड मैच हो जाता है, वर्ल्ड कप तो बात ही हटा दो, वर्ल्ड कप में तो यदि इंडिया हार गया तो खाना छोड़ देते हो तुम लोग। ये क्या है? वही है, वही नेशनलिज्म। मतलब इंडिया हारा किस चीज में? क्रिकेट में इंडिया हारा है। अब वो हारा तो आपस में नहीं हारा, वो किसी और से हारा, किसी दूसरे देश से हारा। तो हमारे देश का के प्रति जो लगाव था वो क्या हुआ? जब यार मेरा अपना, मेरा भारत हार गया, मेरा इंडिया हार गया, दैट इज नेशनलिज्म। उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। अब नेशनलिज्म जो वर्ड है, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, क्या? नेशन। क्या छिपा हुआ है? नेशन। तो नेशन क्या है? व्हाट इज नेशन? तो नेशन इज अ सिंगल कम्युनिटी। यदि हम लोग डिस्कशन करेंगे, डेफिनेशन का बात करें किसका? नेशन का। नेशन किसे बोलते हैं? ठीक है, किसे बोलते हैं? हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेशन किसे बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे? व्हाट इज नेशन? नेशनलिज्म तो हमने देखा कि किसे बोलते हैं। तो नेशन क्या है? एक स्टेबल कम्युनिटी होता है, ये एक स्थिर कम्युनिटी है। व्हाट इज नेशन? तो नेशन इज अ स्टेबल कम्युनिटी हैविंग कॉमन लैंग्वेज, टेरिटोरी, हिस्ट्री, एथनिसिटी और साइकोलॉजिकल मेकअप which is manifested in a common culture, in a
सिंगल कल्चर, सिंगल नॉट इंडिया जैसे देश में तो कल्चर हम लोग का सिंगल नहीं है, बट थोड़ा सा डाइवर्सिटी है। बट नेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी जो कि कॉमन सोच से बना हुआ हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो। अब एक बात बताओ, यदि हम लोग वी आर लिविंग इन बिहार एट दिगवारा, तो इफ यदि हमारे नेशनल हिस्ट्री का बात किया जाए, नेशनल हिस्ट्री का बात किया जाए, तो एक बात बताओ, आजादी का के आंदोलन में बिहारी लोग बोलते हैं कि गांधी जी रोल प्ले किए थे, और बंगाली लोग बोलते हैं कि नहीं बराक ओबामा रोल प्ले किए थे। नहीं, फादर ऑफ नेशन बिहार के लोगों के लिए भी गांधी जी ही हैं, फादर ऑफ नेशन कलकत्ता के लोगों के लिए भी गांधी जी हैं, हैदराबाद के लोगों के लिए भी गांधी जी हैं, और नागालैंड के लोगों के लिए भी, कश्मीर के लोगों के लिए भी गांधी जी ही हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि एक स्टेबल कम्युनिटी है ये, बिहार, यूपी, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, सब मिक्स, ये सब क्या है, एक इनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर, एक इनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर रहने वाले स्टेबल कम्युनिटी हैं जो कि कॉमन कल्चर पोजेस करते हैं, कॉमन लैंग्वेज पोजेस करते हैं, ओके, ये सारा चीज पोजेस करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? नेशन। कॉमन हिस्ट्री पोजेस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेशन। कॉमन टेरिटोरी मींस, अब एक बात बताओ, मैं बोलूंगा कि इंडिया का बॉर्डर जो है इधर आपको चाइना के अंदर डोकलाम तक है, क्या बोलते हैं, नहीं वुहान तक है, वुहान तक जो है मेरा इंडिया है, और बांग्लादेश का ये क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का आदमी बोलेगा नहीं इंडिया का बॉर्डर जो है अपना यहीं तक है, क्या बोलते हैं, आसाम तक है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का है। ऐसा बोलेगा कोई? नहीं, हर कोई बोलेगा कि नहीं, जो हम लोग का सर्टेन बाउंड्री है कि हाँ इंडिया का बॉर्डर जो है यदि इधर चले जाए पंजाब के तरफ तो अटारी तक है, तो हर कोई बोलेगा अटारी तक है, हर कोई बोलेगा डोकलाम तक है तो डोकलाम तक है। मींस टेरिटोरी जो है कॉमन, लैंग्वेज कॉमन, कल्चर कॉमन, हिस्ट्री कॉमन, उस स्टेबल कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं नेशन। उस स्टेबल कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशन। तो ये जो मैंने बताया नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ने वाला बात नहीं था, ये सब तो बकवास चीज था, ये सब बकवास था। मेन जो पढ़ना है हम लोगों को वो तो पढ़ना है कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का ओरिजिनेशन हुआ। तो एक्चुअली बकवास यदि तुम बोल दोगे इसको कि बकवास है तो ठीक है, नेशन और नेशनलिज्म मैं नहीं समझाता, डायरेक्ट पढ़ाता इसको, तब तुमको मालूम हो जाता कि ये बकवास है या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब तक इसका मीनिंग नहीं समझते तुम्हें इस चैप्टर को समझने में काफी प्रॉब्लम आती, और इसी कारण से हमारे और आपके बीच जो है गैप बन जाता है इस बात का कि मुझे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है और आप लोगों को हिस्ट्री जो है पकाऊ लगता है, बोरिंग लगता है। हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स टू मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जस्ट ट्राई टू लिसन इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, देन आफ्टर यू विल फील इंटरेस्ट इन दिस, ओके। अब हम लोग आएंगे चैप्टर के अंदर, इंटर करेंगे। कहां इंटर करेंगे? चैप्टर के इनसाइड। तो चैप्टर के इनसाइड जैसे ही इंटर करेंगे ना तो हम लोगों को एक फिगर दिखेगा, फर्स्ट ही पेज पर इतना बड़ा फिगर दिया हुआ है और उस फिगर में बहुत सारा आदमी को दिखाया है, कुछ क्राउन वगैरह इधर उधर फेंका हुआ है, टूटा फूटा बिखरा पड़ा है। लेडीज जो है एक फीमेल फिगर है जो कि मतलब एक हाथ में वो क्या बोलते हैं बुक लिए हुए है, मतलब कहने का कि ये पूरा एक फिगर है, एक फर्स्ट पेज पे पूरा फिगर है, ठीक है।
वो फिगर जानते हो कौन बनाया है? वो प्रिंटिंग किसका है? वो प्रिंटिंग एक फ्रेंच आर्टिस्ट का है। किसका है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट का। उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम है फ्रेडरिक सोरियो। उसका नाम क्या है? फ्रेडरिक सोरियो। उसने एक प्रिंटिंग बनाया। नहीं जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग अब जैसे बोलते हैं कि इमेजिन योरसेल्फ एज द फ्यूचर डीएम ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट, और उसको जो है आप एक तस्वीर का रूप दीजिए। आप अपने आप को एक डीएम के रूप में कल्पना करते हुए उसको एक फिगर में कन्वर्ट कीजिए, फिगर का रूप दीजिए, एक पिक्चर का रूप दीजिए। क्या करोगे आप? मस्त टाइप एक चेयर बनाओगे या टेबल बनाओगे, टेबल पे एक नेम प्लेट लिखोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छपरा, और उधर बगल में बैठा लोगे खुद को सोफा ये चेयर पे ऐसे पूरा वर्क करते हुए। हो गया इमेजिनेशन। वो क्या है तुम्हारा? यूटोपियन विजन है। क्या है? यूटोपियन विजन मींस यू आर विजुअलाइजिंग योर आइडिया अबाउट द फ्यूचर। You are just visualizing your idea about the future. तुम अपने आइडिया को क्या कर रहे हो? विजुअलाइज कर रहे हो। That is यूटोपियन विजन। ये जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग फ्रेडरिक सोरियो का एक यूटोपियन विजन है। क्या है? यूटोपियन विजन है। कौन? तो ये जो प्रिंटिंग है, ठीक है। अब यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? यदि तुमसे कोई पूछेगा यूटोपियन विजन से क्या समझते हो, तो कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं समझता हूं मैं। यूटोपियन विजन का मतलब होता है विजुअलाइजिंग द फ्यूचर। यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजिंग द फ्यूचर। सो फ्रेडरिक सोरियो बाय दिस प्रिंटिंग just wanted to visualize his ideas which he is thinking about the future. वो ये सोच रहे हैं भविष्य में कैसा होगा यूरोप, वह भविष्य में यूरोप का रूपरेखा कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। ये सारे फीलिंग को लेकर डाल दिए हैं इस प्रिंटिंग। ठीक है, ये सारे फीलिंग को क्या कर दिए हैं? इस प्रिंटिंग में लाकर डाल दिए हैं कि इन फ्यूचर यूरोप कैसा होगा, इन फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होगा। कितना आनंदमयी और सुखमयी जीवन होगा उस समय जब हमारा विश्व, हमारा यूरोप ऐसा हो जाएगा। He is just expressing his ideas by this printing. ओके, वे क्या कर रहे हैं? विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारा विश्व, हमारा यूरोप, हमारा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, तो बाद में डेमोक्रेटिक हो जाएगा, सोशल और रिपब्लिक हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो अभी डेस्पोटिज्म है, मोनार्कियल सिस्टम है, इससे छुटकारा मिलेगा। हम लोग जो है, हम लोग ऐसे वर्ल्ड को देखेंगे, हमारे फ्यूचर में ऐसा देश, ऐसा विश्व आएगा, ऐसा रूपरेखा हमारे यूरोप का आएगा जिसमें सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, सत्ता जो है जेनेटिकली नहीं, सत्ता जो है पब्लिकली चलेगा, पीपुल के अनुसार, जनता के अनुसार चलेगा, सत्ता जनता के हाथ में होगा। ये आइडिया विजुअलाइज कर रहे हैं फ्रेडरिक सोरियो साहब। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, इन्होंने अपना आइडिया प्रिंटिंग के द्वारा विजुअलाइज किया। मेनली होता क्या, उस टाइम 1848 के समय का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मींस 19th सेंचुरी का बात कर रहा हूं। तो 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, उस टाइम में जो विजुअलाइजेशन होता था, जो आर्टिस्ट लोग थे वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते थे किस रूप में? प्रिंटिंग के रूप में। किस रूप में ये करते थे? प्रिंटिंग के रूप में। ठीक है, अब ये लोग जो है उस समय के आर्टिस्ट लोग
फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब देखो जो फिगर ये जो लिबर्टी, ये क्या बोलते हैं फ्रेडरिक सोडियो साहब, देखो मैंने बताया कि एक फीमेल फिगर, उस फिगर फीमेल का ये फिगर है उस प्रिंटिंग में। अब ऐसा क्यों है? तो फीमेल का फिगर बनाना किसी प्रिंटिंग में एक पहचान होता था, एक पहचान होता था किस चीज का? तो लिबर्टी का। किस चीज का पहचान? लिबर्टी का। फ्रेंच आर्टिस्ट लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करते थे किस चीज से? तो फिगर ऑफ लिबर्टी से। किस चीज से? तो फिगर ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी को दर्शाने के लिए फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया जाता था फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा दैट टाइम। And according to Frederick Sorio, if we talk what does his vision express, what does he tries to visualize to the in front of the people about the nation or about the world, he is just visualizing that the people of the world are grouped as distinct nations identified through flags and national costume। इस प्रिंटिंग को देखो तुम लोग ध्यान से देखना, इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कस्ट्यूम के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशन के डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स तुमको मिलेगा। 3-4 कलर का फ्लैग्स उसमें दिख रहा है, अमेरिका का फ्लैग दिख रहा है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो है उसमें फ्लैग तुमको दिख रहा है, ठीक है। ये सारा जो झंडा, अलग अलग देश का झंडा दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाया जा रहा है प्रिंटिंग में, ये रिप्रेजेंट कराने के लिए कि ऐसा विश्व होगा। देश का पहचान उसके झंडा से किया जाएगा, देश का पहचान उसके कस्टम से किया जाएगा, मींस उसके कस्टम, उसके फ्लैग्स जो होंगे उस नेशन के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बनेंगे, आइडेंटिफिकेशन सिंबल्स बनेंगे। दिस वाज जस्ट विजुअलाइज्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो's यूटोपियन विजन। ओके, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म, यदि बात किया जाए यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब यूरोप में, तो यूरोप में 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो है काफी तेजी से बढ़ा, काफी तेजी से बढ़ा और बहुत सारे पॉलिटिकल एंड मेंटल चेंजेस लाया यूरोप में। मतलब कहने का कि हम लोग अभी 1848 का बात कर रहे हैं, मतलब 19th सेंचुरी का। 19th सेंचुरी में बहुत सारे मतलब अनइवन चेंजेस हुए। अनइवन चेंजेस किसके कारण? रिवॉल्यूशन के कारण, नेशनलिज्म आइडिया के क्रिएशन के कारण। मतलब नेशनलिज्म आइडियाज जो है लोगों के माइंड में काफी तेजी से फैला और जिसका रिजल्ट हुआ क्या कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है डेस्पोटिज्म से छुटकारा पा लिए। डेस्पोटिज्म मतलब मोनार्कियल सिस्टम, मतलब जो अनुवांशिक सत्ता चलते आ रहा था कि पैतृक, मैं राजा हूं तो मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ये जो है सिस्टम जो है खत्म हुआ। मींस नेशनलिज्म इमर्ज होता है 19th सेंचुरी में काफी तेजी से और ये वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में काफी बड़ा फिजिकल और मेंटल और पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस लाता है। अब ये सारा जो चेंजेस का यदि हम लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि आखिर ये जो नेशनलिज्म आया, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, मेंटल चेंजेस हुआ, तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था सत्ता, वो क्या हुआ? एकजुट हुआ, नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। मल्टीनेशनल डायनेस्टी जो था, बहुत सारे जो डायनेस्टी में बटा हुआ था, वो क्या हुआ? एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ और उसका जो है क्या बोलते हैं सत्ता फाइनली डेमोक्रेटिक हुआ, पीपुल्स के हाथों में आया। ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अब यदि तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेशन स्टेट, सर यू जस्ट सेड कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो है वो क्या हो गया? नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, नेशन स्टेट में चेंज हो गया। तो सर ये नेशन स्टेट क्या होता है? मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स तो समझ गए कि हाँ बहुत सारा छोटा छोटा राज्य, छोटा छोटा, जैसे अभी क्या है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कलकत्ता, ये सब झारखंड, उड़ीसा, ये सब है। तो ये सब का जो है अलग अलग राज्य, देखो अभी मुख्यमंत्री है ना, सबका मुख्यमंत्री है अलग अलग, मगर ओवरऑल कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में है ना।
बोलते हैं भाइयों बहनों 500 का नोट बंद कर दिया जाए, सब बोलता है बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। मतलब ओवरऑल कंट्रोल तो वहां है ना, एक आदमी के हाथ में। हाँ, मगर अब ओवरऑल कंट्रोल नरेंद्र मोदी साहब को हटा दो, अब कलकत्ता को अलग छोड़ दो, नीतीश कुमार को अलग छोड़ दो, ममता बनर्जी को अलग छोड़ दो, उधर जो है योगी जी को अलग छोड़ दो। मतलब हर राज्य के जो शासक हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जस्ट सपोज लो कि वो राजा हैं और सब कोई को अलग अलग छोड़ दो, सब कोई अपना अपना काम अपना अपना फायदा के लिए कर रहा है। तो अब बताओ ये हो गया क्या? मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। मतलब एक नेशन में बहुत सारा डायनेस्टी, बहुत सारा साम्राज्य, ठीक है, हर क्षेत्र का अलग अलग राजा। और इस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर को फिर एक सूत्र में पिरोकर एकजुट करके अब ला दो नरेंद्र मोदी साहब को। अब हो गया ये क्या? नेशन स्टेट। अब क्या हो गया? नेशन स्टेट। इट मींस नेशन स्टेट इज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स। मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, केवल रूलर नहीं, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन came to develop a common identity and shared history or descent। means common पहचान हो, common identity हो। देखो अभी आधार कार्ड ऐसा थोड़ी है कि बिहार का आधार कार्ड अलग है और इंडिया का के लिए, मतलब पीएम के लिए वोट देने जाते हो जब एमपी के लिए, तो तुम आधार कार्ड जो है वो दूसरा और एमएलए के लिए दूसरा। नहीं नहीं नहीं, एक ही आधार कार्ड है ना। ऐसा दो आधार कार्ड बनता है क्या? एक स्टेट लेवल का और एक नेशनल लेवल का? नहीं नहीं नहीं, सिंगल आइडेंटिटी है ना। मीन्स कहने का कि नेशन स्टेट क्या है? तो नेशन स्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स शेयर्ड व्हाट? कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। आइडेंटिटी कॉमन हो, हिस्ट्री कॉमन हो, डिसेंट कॉमन हो। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? नेशन स्टेट बोलते हैं। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। किस नाम से जानते हैं हम लोग? नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ 19th सेंचुरी में, कैसे नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या रीजन रहा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब जब पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। किस चीज से स्टार्ट करेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब फिर तुम लोग सोचोगे सर पढ़ना हम लोग को यूरोप के बारे में है, आप बताने जा रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले, क्यों? तो भाई एक बात बताओ, हम लोग यदि कोई भी काम करने जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? उस एरिया का इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जो सबसे मेन होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर उससे रिलेटेड। और चूंकि यूरोप का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रांस, इंपॉर्टेंट एरिया था फ्रांस, दैट्स वाई हम लोग पहले पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। एक्चुअल में ये फ्रांस जो है इतना इंपॉर्टेंट था यूरोप के लिए, ये तुमको इस स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा कि हिस्टोरियन बोलते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। सोचो कितना लाजवाब बात था। व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब केवल छींक आती है फ्रांस को, केवल छींक आ जाता है फ्रांस को, पूरा यूरोप में ठंडा होगा। मतलब पूरा यूरोप जो है सर्दी से ये हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। सोचो एक का छींक ही आ रहा है और पूरा यूरोप पूरा का क्या हो जा रहा है? पूरा को सर्दी आ जा रहा है। इसी से समझ जाओ कि यूरोप के साथ कुछ भी होना मतलब यूरोपियन कंट्रीज को काफी बड़े लेवल पर प्रभावित करना। इसलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन रोल प्ले करता है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो हम लोग देखेंगे व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड
who led the French Revolution and what were the impacts of French Revolution on Europe as well as in France। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, cause of French Revolution means what was the cause of French Revolution। There was not a single reason for French Revolution, collection of reasons means group of reasons, several reasons are there for French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसी एक कारण से नहीं हुआ था, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं था। और सच पूछो ना तो कोई भी बड़ा क्रांति, कोई भी बड़ा रिवॉल्यूशन किसी एक वजह से नहीं होता है। ये ह्यूमन मस्तिष्क है ना, टॉलरेट करता है, ऐसा नहीं टॉलरेट नहीं करता है, टॉलरेट करता है, बहुत टॉलरेट करता है, करता है करता है करता है। जिस दिन लिमिट क्रॉस होता है ना, उस दिन जो है फिर ये जो है फूल अंगार बनकर जो है लोगों पर कहर बरसाने लगता है। ठीक वैसा ही हुआ यहां पर फ्रांस के सोसाइटी में भी। एक्चुअल में था क्या प्रॉब्लम यहां, फ्रांस तो डेस्पोटिज्म के अंडर था। डेस्पोटिज्म मींस मोनार्कल सिस्टम, निरंकुश शासन, सत्ता राजा के हाथ में था, जो मन किया सो राजा करेगा, राजा के मर्जी से सत्ता चलता था। यहां पर आप लोग लुइस 16 का नाम सुने होंगे, लुइस 16 जो कि 19th सेंचुरी में, मतलब 18th सेंचुरी के अप्रॉक्स वहां का क्या थे, वो शासक थे। ठीक है, लुइस 16 रूल कर रहा था। ये जो मतलब डेस्पोटिक रूलर था लुइस 16, ठीक है, ये जो शासक था अपने मन से अपने मर्जी का काम करता था, ये दूसरे के हित का, जनता के हित का बात नहीं सोचता था। और सिंपल सी बात है बात कि यदि राजा प्रजा के हित के बारे में सोचने लगे, प्रजा के अकॉर्डिंग काम करने लगे, तो फिर लोगों को राजतंत्र से समस्या ही क्या है, कोई समस्या नहीं होगा। राजतंत्र से समस्या बस इसी कारण से हुआ कि राजा जो है, अब कहने का मतलब कि यही काम राजा किया तो अच्छा है, प्रजा किया तो खराब है। मतलब आप किए तो रामलीला, मैं किया तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, ऐसा ही हुआ करता था। तो सबसे बड़ा रीजन जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो था डेस्पोटिज्म ऑफ लुइस 16। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये जो है मतलब अपने पड़ोसी कंट्रीज को लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए लुइस 16 जो है अपने संसाधन का, फ्रेंच इकोनॉमी का बहुत सारा जो है पैसा उसमें खर्च कर दिया। तो अब इसको हो गया पैसा का कमी। जब इसको पैसा का कमी हुआ तो ये क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, अभी हम लोग देते हैं इस मार्कर का 10 रुपया या 20 रुपया या 30 रुपया, जैसे सपोज कि ये मार्कर का प्राइस है 25 रुपीज, जिसमें 8 रुपीज, 9 रुपीज और 10 रुपीज टैक्स इंक्लूडेड है। 10 रुपीज, इसको यदि डबल कर दिया जाए, टैक्स को डबल कर दिया जाए, तो 20 रुपया जो है टैक्स कर दिया जाए। अब बताओ 20 रुपया जब टैक्स ही इस पर देना पड़ जा रहा है, बनाने में भी तो खर्च आया है। मार्कर का प्राइस पहले था 25, अब हो गया 40, 45, 50, टैक्स बढ़ गया। प्राइवेट टैक्स भी, पर्सनल टैक्स भी बढ़ा दिया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला काम किया क्या जानते हो? अब जैसे एक बात बताओ, टैक्स बढ़ाए तो चलो ठीक है, बढ़ाए, मतलब हमारे देश में आर्थिक मंदी आई है, तुम इसको लेवल में लाने के लिए टैक्स इंपोज करो, दैट डज नॉट मैटर। बट एक बात बताओ, अभी जो है हम लोग को नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्वारंटाइन किए हुए हैं, क्वारंटाइन किए हैं, क्या है ना, सबको घर में आइसोलेटेड रहिए।
अब यदि नरेंद्र मोदी साहब ये बोलते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, वो घर से बाहर निकल सकते हैं, गरीब लोग घर में ही रहेंगे, ठीक है, गरीब लोग घर में रहेंगे, जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल है वो अपना स्कूल ओपन कर सकता है, जितना भी छोटा छोटा स्कूल है वो स्कूल बंद रखेगा, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो ओपन रहेंगे, छोटा इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये लोग जो है आराम से मार्केट में घूम सकते हैं, और शूद्र, वैश्य, ये लोग जो है घर में रहेंगे। अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, तुम जस्ट बताओ, तुम ही सोच कर बताओ। सर काट देंगे सर नरेंद्र मोदी को। अरे काट दोगे जब तुम अभी सोच सकते हो काट देंगे, ये भी लोग तो वही था, तुम्हारे ही जैसा सोचना होगा, इंसान है तो। टैक्स इंपोज कर दिया केवल थर्ड स्टेट के लोगों पर। फ्रांस का सोसाइटी 3 पार्ट में बटा हुआ था। फ्रांस का सोसाइटी कितना पार्ट में, कितना सोसाइटी में बटा हुआ था? 3 पार्ट में। फर्स्ट वन था क्लर्जी, सेकंड था नोबल्स, और थर्ड था थर्ड स्टेट। क्लर्जी, नोबल्स और थर्ड स्टेट में बटा हुआ था फ्रांस का सोसाइटी, ठीक है, सबसे बड़ा तो समस्या यही था। और क्लर्जी पर, नोबल्स पर टैक्स इंपोज ना करके केवल टैक्स तुम बढ़ा दिए, किस पर? थर्ड स्टेट के लोगों पर। मतलब एक तो पहले से बेचारा गरीब है, उस पर से तुम और धंसा दे रहे हो उसको गरीबी के दलदल में, और ज्यादा बर्डन देकर। वो क्या होगा? मरेगा। तो मरता क्या नहीं करता, मरेगा, इससे अच्छा मारेगा, ठीक है। क्लर्जी बोला जाता था, जो भी चर्च वगैरह में प्रीस्ट लोग हुआ करते थे ना, जो पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी होते थे, उनको क्लर्जी बोला जाता था। नोबल्स जो बड़े बड़े जमीन का मालिक, जमींदार लोग होते थे, वो हुआ करते थे नोबल्स फ्रांस सोसाइटी में। और थर्ड स्टेट जानते हो कौन हुआ करते थे? अभी जिस चीज के लिए तुम लोग तैयारी करते हो, ठीक है, मतलब जितना भी मिडिल क्लास था लोग, जैसे वकील, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब लोग था थर्ड स्टेट में, ठीक है। सोचो समाज, फ्रांस के सोसाइटी का, फ्रांस के समाज का सबसे छोटा पोस्ट, छोटा हिस्सा में आने के लिए हम लोग इतना दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। 3 पार्ट में बटा हुआ था। थर्ड स्टेट पर ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया, जिसके कारण लोगों के मन में गुस्सा भड़का। फ्रांस का सोसाइटी 3 पार्ट में बटा हुआ था, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है, और ज्यादा टॉर्चर हुआ करता था थर्ड सोसाइटी पे। अब टैक्स बढ़ा है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे ही, और प्राइस जब बढ़ेगा तो महंगाई में हम लोग देखते हो ना, प्याज महंगा होता है तो हम लोग बीजेपी मुर्गाबाद करने लगते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, है कि नहीं? मतलब नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, जिसका भी सरकार रहा था हम लोग, तो प्राइस राइज हो गया था। उसके बाद फिलोसफर्स लोग, अरे बाप रे बाप, ब्रेन वॉश करने वाला लोग, विद्वान लोग, दार्शनिक लोग, तुमको इतना प्यार से इतना बढ़िया समझाएंगे ना, मतलब कविता बोलकर समझा देंगे। कहानी में अभी देखो तुम लोग रामायण देखते हो, रामायण में देखोगे, रामायण क्या है? एक स्टोरी तो है, काल्पनिक कहानी है, उसको देखकर तुम्हें युधिष्ठिर कितना अच्छा आदमी था, सत्यवादी था, धर्मात्मा था। मतलब कहने का कि लोगों के द्वारा इंस्पायर हो जाते हैं हम लोग। कोई हम लोगों को बढ़िया से मोटिवेट करेगा तो हम लोग का बेवकूफ माइंड जो है ना, मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अभी देखो कोई भी जो कुछ भी, मतलब बीजेपी जो है जो बोलता है, हम लोग बोलते हैं हाँ, नरेंद्र मोदी जो बोलता है हम लोग 100% सही बोल रहा है। तो अभी जैसे हम लोग ताली बजाना शुरू कर दे रहे हैं, थाली पीटना शुरू कर दे रहे हैं, बिना कोई लॉजिक जाने पीटना शुरू कर दे रहे हैं, बस एक ही बात से ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी बोले हैं, और वो बोले हैं तो गलत नहीं बोले होंगे।
ठीक उसी तरह फिलोसफर्स लोग उस समय के फ्रांस सोसाइटी के, वो लोग जो है इंस्पायर करते थे लोगों को कि नहीं ये लाइफ जो है हम लोग का खराब है, ये लाइफ भी कोई लाइफ है आपका, अरे बताइए ये बताइए, नदी किसका? भगवान का। जंगल किसका? भगवान का। ये जमीन किसका? मतलब ये सब जो है ईश्वर का देन है, नेचुरल चीज है, और नेचुरल चीज पर तो सबका हक है। फिर क्यों कोई मुट्ठी भर आदमी इस पर कब्जा जमा कर रखेगा? नहीं, इस पर मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, सबका अधिकार है, इसलिए हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो इंस्पायर हुए लोग, जिसके कारण आवाज उठा, और आवाज उठा तो रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ। और रोल ऑफ मिडिल क्लास अभी समझ गए, जितना पढ़ा लिखा जो उल्टा सीधा सोचने वाला जो क्लास है वो सब मिडिल क्लास। फलाना ऐसे किया तो क्यों किया? अच्छा चलो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, ये गलत किया वो। मीन्स मिडिल क्लास जो है सारे समझदारी वाले, सोचने समझने वाले काम का बीड़ा उठाकर रखा हुआ है। मतलब कहने का कि कारण इसके पीछे यही है ना, कि कारण ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द लोग एजुकेटेड होते हैं। मिडिल क्लास के परसेंटेज जो मेंबर्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, और एजुकेटेड हैं तो अपना हक जानेंगे ही, अपना अधिकार जानेंगे ही, और अधिकार जानेंगे तो उसके लिए आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाएंगे तो फिर होगा रिवॉल्ट। और इसी कारण से 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये हुआ, राइज हुआ, स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्लियर एक्सप्रेशन मतलब नेशनलिज्म के रूप में आ गया। मतलब हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो नेशनलिज्म के आइडिया से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, what was the reason behind the French Revolution, what was the cause of French Revolution. Now we will discuss about the French Revolution and idea of nationalism, means how the French Revolution is related with the idea of nationalism. राष्ट्रवादी विचारधारा से कैसे जुड़ा हुआ है ये फ्रांस का क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट जो क्लियर एक्सप्रेशन मिल रहा है हम लोग को नेशनलिज्म का, वो कब मिल रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिल रहा है। पहला जो एक्सप्रेशन, पहला जो आइडिया मिलता है हम लोग को, वो फ्रांस के क्रांति से ही मिलता है, फ्रांस के रिवॉल्यूशन से ही। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये हम लोग को पता चला कि हाँ लोग जो है आपस में एकजुट हुए हैं, तो फॉर व्हाट पर्पस? तो फॉर अ सिंगल नेशन, फॉर अ सिंगल कम्युनिटी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी व्हिच कुड बी रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और व्हिच कुड बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हम लोगों को आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन मिलता है यूरोप में। इसके कारण देखे होंगे हम लोग कि बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए जिसमें मोनार्की से क्या किस में कन्वर्ट हो गया? तो फ्रेंच सिटीजन के अंदर में। मतलब पहले था मोनार्की सिस्टम, क्या था? मोनार्की सिस्टम। वो मोनार्की सिस्टम अब आ गया किसके हाथ में? फ्रेंच सिटीजन के हाथ में। वो किसके कारण? तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। मतलब कहने का कि क्रांति इतना जोर शोर से हुआ, इतना जोर शोर से अपोज किया गया जनता के द्वारा, इतना पावरफुली अपोज किया गया कि वहां का डेस्पोटिक गवर्नमेंट, वहां का जो मोनार्की सिस्टम था वो मजबूर हो गया वहां से सत्ता हटाने के लिए। और फाइनली जो पावर आया वो किसके हाथ में आ गया? फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ गया। मगर देखो फिर हम लोग देखेंगे यहां पर कि फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आया तो, मगर होता है ना कि पावर अच्छे अच्छे लोगों को अंधा बना देता है, वैसा ही फिर हुआ। और फिर से एक बार जो फ्रांस है वो डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली मोनार्कियल सिस्टम के गर्त में ही गिर गया था। वो देखेंगे हम लोग जल्द, धीरे धीरे थोड़ा देर बाद देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था,
कितना बड़ा विश्वासघात किया था वो फ्रांस के जनता के साथ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो नेपोलियन के नेपोलियनिक कोड में मेंशन किया गया है, खैर वो तो हम लोग नेपोलियन कोड देखेंगे, ठीक है, मगर देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नया सिस्टम लाया गया, ला पैट्री एंड ले सिटिजन, मतलब फादरलैंड, सिटीजन, सिटीजन, ये सब कॉन्सेप्ट लाया कि ये जो चीज है ये सिटीजन्स का है, नागरिकों का है। ये जो है आप मान लीजिए कि फादरलैंड मतलब पिता का संपत्ति है, तो वो जो है संपत्ति क्या होगा, ट्रांसफर होते जाएगा। ये सारा चीज जो है ये कर दिया गया जो था। आफ्टर देन देखेंगे हम लोग कि स्टेट जनरल का जो है ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ, स्टेट जनरल का फॉर्मेशन हुआ और उसको फिर से अनदर नेम दे दिया गया, मींस स्टेट जनरल को रीनेम कर दिया गया, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। ओके, अब देखो आगे हम लोग देखेंगे कि जितना भी नहीं था, इंटरनल कस्टम्स, ड्यूटीज, ड्यूज, वेट्स, मेजर्स, ये सब फ्रांस के रिवॉल्यूशन के पहले काफी वेरिएशंस था, अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट सिस्टम था, अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम था, अलग अलग कस्टम ड्यूटीज लगता था, अलग अलग मतलब टैक्स वगैरह का सिस्टम अलग था, सारा कुछ मतलब काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज था, काफी ज्यादा वेरिएशंस थे। ये सारे वेरिएशंस को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या कर दिया गया, लगभग खत्म कर दिया गया, मींस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर्स अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। इंटरनल कस्टम, ड्यूटीज और ड्यूज जो है क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किसके बाद, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रोल प्ले करने वाले लोगों का बात करेंगे हम लोग, तो कौन कौन थे जो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रोल प्ले किए थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्या डिमांड करते थे, क्या मांग करते थे, ये हम लोग देखेंगे। क्या मांग था इनका, क्या डिमांड था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन to liberate the peoples of Europe from despotism। अब देखो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, फ्रांस का तो रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस का तो ये हो गया, इसका तो काम हो गया, मगर इतना शैतान था लोग, खैर शैतान नहीं, अच्छे विचारधारा का था लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज लोग जो है डिक्लेयर किया कि देखिए नॉट ओनली फ्रांस, यूरोप के अदर लोगों, कहीं का भी लोग, यूरोप के किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र का लोग जो है उनको जो है आजाद रहने का हक है। दे हैव द राइट टू बी व्हाट, फ्री। मींस अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूरोप के अदर कंट्रीज, अदर लोगों को भी क्या करेंगे, लिबर्टी दिलाएंगे, आजादी दिलाएंगे। मींस नाउ इट्स आवर व्हाट, डेस्टिनी एंड मिशन। ये हम लोग का लक्ष्य भी होगा कि यूरोपियन पीपुल्स को अलग और यूरोपियन पीपुल्स को लिबरेट करें, और साथ में ये हमारा भाग्य होगा कि हम इन लोगों को क्या कर पाएंगे, डेस्पोटिज्म से छुटकारा दिला पाएंगे। मींस फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज लोग जो है अदर यूरोपियन पीपुल्स को डेस्पोटिज्म से आजाद कराने में और फ्री कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। इन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज में, तो अदर यूरोपियन पीपुल्स को लिबरेट कराने में। किस चीज से, तो फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ओके, कैसे, तो और क्या क्या किया लोग इन्होंने, तो देखो स्टूडेंट्स लोग का बात करेंगे। देखो मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन में स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हाँ, इसलिए तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट मतलब क्या, समझदार, बुद्धिजीवी वर्ग, समझदार वर्ग, जो समझ सकता है, सोच सकता है, वो हक के लिए लड़ सकता है, सिंपल सी बात है। Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and most of the
इटली। भाई कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों ने, इन रिवॉल्यूशनरीज ने अपने आपस में डिसाइड कर लिया, इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि नॉट ओनली द पीपल ऑफ फ्रांस, also the people of another people of Europe have the right to be liberated from despotism, means we should liberate them from despotism. So it's our what mission, and it's our just destiny to liberate them from despotism. ये हम लोगों का लक्ष्य है कि उन लोगों को डेस्पोटिज्म से छुटकारा दिलाएं। ये हमारा भाग्य होगा, हम लोग उनको जो है डेस्पोटिज्म से छुटकारा दिला देंगे। ठीक है, और इस बात को, अपने इस कथन को सही करने के लिए, अपने इस बात को सही करने के लिए मिडिल क्लास मींस रिवॉल्यूशनरीज लोग, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, ये लोग जो है फ्रेंच आर्मीज को, ठीक है, एक नया रास्ता दिया। किस चीज के लिए? तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये सब क्षेत्र में मूव करने के लिए और नेशनलिज्म आइडियाज को फैलाने के लिए। एक्चुअल में जो मिडिल क्लास था और एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो भी मिडिल क्लास में कौन? एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स लोग, ये लोग जो है क्या करना शुरू किए? जैकोबिन क्लब्स, क्लब का नाम है, जैसे तुम लोग लायन क्लब, लियो क्लब, टाइगर क्लब, पैंथेरा क्लब, आर्यमंडल क्लब, पढ़ते हो ना, क्लब क्लब क्लब, अरे क्लब जिसमें एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा बना हो और उसमें सब कोई कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करता है और किसी सर्टेन एक्टिविटी के लिए, सर्टेन काम के लिए वो जगह को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लब। तो ठीक उसी तरह मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग और स्टूडेंट्स ये सब मिलकर जो है जगह जगह जैकोबिन्स क्लब का एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, सेटिंग शुरू किया, और इस जैकोबिन क्लब्स के माध्यम से इन लोगों ने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया और साथ में फ्रेंच आर्मीज को एक पाथवे, एक रास्ता प्रोवाइड किया। फॉर व्हाट पर्पस? तो फॉर द व्हाट, सिंपली जस्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, फॉर द स्प्रेड ऑफ व्हाट, फॉर स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल्स ऑफ यूरोप। ओके, तो यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ और उसके बाद अब देखो, जैसा कि मैं बता रहा था कि नेपोलियन ने जो फ्रेंच आर्मी का जो हेड कमांडेंट था, लीडर था, नेपोलियन ने नो डाउट और जो डेस्पोटिज्म था उसको खत्म तो किया, ठीक है, फिर जो है अपना सत्ता एस्टैब्लिश किया, मगर ये जो रूल एस्टैब्लिश किया वो रूल भी डेमोक्रेटिक रूल नहीं रहा, ये भी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके ही रखा। हाँ, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके रखा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि इसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए। सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हैं इसके टाइम में आए। मतलब कहने का कि इसने जो नेपोलियन कोड में मेंशन किया था, जो वायदे किए थे लोगों से कि ये काम करूंगा, उसमें से बहुत सारे काम को इसने किया। इट मींस कहने का कि ये क्या किया, सिविल कोड ऑफ 1804 लाया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804 को। ठीक है, ये क्या हुआ, इस कोड को में इस नियमावली समझो तो ये एक सीक्वेंस था रूल लॉ एंड ऑर्डर का, जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या किया गया, तो जो बाई बर्थ जो अधिकार मिलता था ना, हाँ, उसको ये क्या किया, एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश किया।
राइट टू प्रॉपर्टी को एस्टैब्लिश किया। मतलब कहने का नेपोलियनिक कोड के माध्यम से नेपोलियन ने बर्थ से ही जो अधिकार बच्चों को मिलना चाहिए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो राइट मिलना चाहिए वो प्रिविलेज दिया। जैसे मान लो कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूं, तो पिताजी का संपत्ति मेरा संपत्ति होगा, ठीक है। ये नेपोलियन ने किया कि हाँ भाई आपको बर्थ के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है आप प्रिविलेज मिलेंगे। देन आफ्टर इसने राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया, मींस कानून के समक्ष, कानून के सामने सब कोई क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक थप्पड़ गाली देने के लिए, एक गाली देने के लिए एक थप्पड़ इसको लगा और एक गाली देने के लिए तुमको 2 थप्पड़ लगेगा, ऐसा नहीं। यदि ये गाली दिया है जो, वही गाली तुम भी दे रहे हो और एक ये भी दिया एक तुम भी दिए, तो जितना थप्पड़ इसको लगेगा उतना ही तुमको लगेगा। दैट इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। यही है कानून के समक्ष समानता। कानून के सामने समान है सब कोई। नो वन इज स्पेशल इन द आई ऑफ लॉ। ओके, कानून के नजरों में कोई भी स्पेशल नहीं है, सब क्या है, इक्वल है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ को इसने एस्टैब्लिश किया। Also he had secured the right to property, संपत्ति का अधिकार। मेरे संपत्ति पर ये मार्कर मेरा है, ये मेरा अधिकार है। ये कब आया? इसके आने के बाद नेपोलियन ने ये अधिकार दिया फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच के लोगों को, फ्रांस के लोगों को ये अधिकार नेपोलियन ने दिया कि आपका ये मार्कर आप ही का रहेगा, इस पर आपका ही अधिकार रहेगा केवल, ठीक है। दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। अभी हम लोग शान से बोलते हैं ना कि ये मेरा मार्कर है, मैं तुम्हें क्यों दूं, हाँ, और तुम ले कैसे लोगे मुझसे बिना पूछे। तो ये तुम इसी कारण से बोल पा रहे हो क्योंकि हमारा संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दिया हुआ है। वो राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, इस पर कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और यदि ये राइट हटा दिया जाए तो फिर तुम्हारा मार्कर कोई भी लेकर चला जाएगा, ठीक। तो he secured the right to property, he signified administrative divisions, abolished feudal system। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को जो है सिग्निफाई किया कि हाँ ये इनका ये काम, इनका ये काम, ये आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। जैसे नहीं होता अभी हम लोग के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है ना, सब कोई का काम बटा हुआ है कि एसडीओ साहब का काम ये है, बीडीओ साहब का ये है, एसएचओ साहब का ये है, इंस्पेक्टर साहब का ये है, डीएसपी का ये, डीएम का ये, कलेक्टर का ये, मतलब सबका काम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को ये क्या किया, सिग्निफाई किया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, सामंतवादी व्यवस्था जो था वो उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। पीजेंट्स लोग को सर्फडम से, मतलब एक कर होता था, एक ये देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था पीजेंट्स लोग को, किसको, नोबेल्स को, ठीक है। उससे इसको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया नेपोलियन। सर्फडम से और मेमोरियल ड्यूज से पीजेंट्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि चलिए आप लोगों को अब जो है टैक्स, ये एक्स्ट्रा जो पैसा देते हैं आप लोग, ये देने का जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। और नेपोलियन ने ये सारा काम किया। तो फ्यूडल सिस्टम और मेमोरियल ड्यूज से प्लस जो सर्फडम के अंडर थे पीजेंट्स लोग, ये सारे चीज से नेपोलियन ने क्या कर दिया, इन्हें फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। फ्यूडल सिस्टम किसको बोलते हैं, तो एक्चुअली इस सिस्टम में क्या किया जाता है, जो पीजेंट्स लोग और टेनेंट्स लोग जो होते हैं, पीजेंट्स मेनली, ठीक है, उनको जो है नोबल्स लोग, जो जमींदार, बड़ा बड़ा जमीन का मालिक, वो लोग जो है लैंड, अपना कुछ लैंड का टुकड़ा, कुछ जमीन दे देता था लोग उसको, किस एवज में, तो इस एवज में कि आप मेरा सेवा करेंगे, ठीक है, मैं जो काम बोलूंगा आपको वो काम कर देंगे, इसके बदले आप लीजिए ये जमीन, आप इस पर खेती वगैरह करके और कमाइए, खाइए, ठीक है। तो ये सारे चीज को इसने रेगुलेशन में लाया, मींस रेगुलेट किया, ये सारे चीज को चलन में लाया, प्रैक्टिस में लाया नेपोलियन। ओके, आफ्टर देन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी अच्छा किया।
उसको इंट्रोड्यूस किया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को नेपोलियन। फिर जो है इसको देखेंगे कि जो जो काम ये सारा किया कि हाँ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स ला दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारा चीज। तो इसमें जो वेट्स एंड मेजर्स प्लस कॉमन नेशनल करेंसी, ये सारा जो काम किया ना नेपोलियन, ये सारा काम जो है छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग को, छोटे स्केल पर जो प्रोड्यूसर लोग थे, गुड्स का प्रोड्यूसर लोग, उन लोगों को ये चीज बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अब उनको जो पहले समस्या हुआ करता था गुड्स और कैपिटल के एक्सचेंज में, वो अब समस्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सब जगह जो है कॉमन करेंसी हो गया, कॉमन जो है वेट एंड मेजर्स हो गया, तो वो समस्याएं अब नहीं आ रही थी। ठीक है, इस कारण से ये लोगों को बिजनेसमैन लोग को और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स जो थे वो लोग को ये सब चीज जो है अच्छा लगा। मतलब ओवरऑल डेमोक्रेसी तो नहीं आया, बट फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नेपोलियन ने किया वो किसी हद तक सही ही था, गलत भी नहीं था, अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो इसने किया वो अच्छा था। अब देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पर, चूंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है मैंने कि फ्रेंच आर्मीज को एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, ये लोग जो है क्या किए, रिवॉल्यूशनरीज लोग प्रमोट किए कि हाँ आप जो है स्प्रेड कीजिए नेशनलिज्म के आइडियाज को। तो इस फ्रेंच आर्मीज को मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स के लोग क्या मानने लगे थे, हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, मींस लिबर्टी का अग्रदूत, मतलब लिबर्टी दिलाने वाला आदमी, ये जो है आगे आगे चलकर मुझे लिबर्टी दिलाएंगे। ठीक है, दे आर द हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। कौन कौन से कुछ ऐसे जगह थे जैसे पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो, ये सब जो है आर्मीज को अपने मतलब काफी वेलकम करते थे। ये लोग जो है आर्मी को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में मतलब मानते थे। मगर वो दिन दूर नहीं था, वो दिन ज्यादा देर से नहीं आई जब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पीपल्स को, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन को ये मालूम हो गया कि नो, द चेंजेस व्हिच वर गोइंग टू occur are not a good change। That means कि लोगों के मन में ये क्लियर कंसेप्ट आ गया, क्लियर बात माइंड में क्लियर हो गया कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, वो हम लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देने जा रहा है, वो हम लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो नो डाउट लाया है, बट डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह ये डिस्ट्रॉय कर दिया है। मींस ये जो है हम लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ये एक से दूसरे के हाथ में नहीं जाने वाला सत्ता, एक ही के हाथ में रहेगा। ये समझने में लोगों को देर नहीं लगी। ठीक है, और ये सब बात कैसे क्लियर हुआ इन लोगों को? तो इन लोगों को क्लियर हुआ, कुछ नेपोलियन ने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये जो है नहीं होने जा रहा है। क्या काम किया इसने? तो इसने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। लो भाई, टैक्स को इंक्रीज करोगे तो हर जगह समस्या आएगा। आप तो ये दे देंगे लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, कोई लॉजिक दे देंगे कि टैक्स इंपोज कर रहे हैं आपको, जो है आपका जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करने के लिए हमको अभी ये चाहिए वो चाहिए डिसाइड करके। मगर लोग बेवकूफ थोड़े, जनता बेवकूफ नहीं है भाई, बहुत शातिर है। टैक्स इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप किया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, सबसे बड़ा कारण तो ये रहा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, आर्मी वगैरह में जबरदस्ती बहाल करना। ये बहाल हो गया, नहीं होएगा कैसे, मारेंगे। और भी हमको यूरोपियन कंट्रीज को, रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज को हमको क्या करना है, कब्जा में लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आर्मी एक्सपेंड करना होगा ना, और उसके लिए जो है जबरदस्ती आर्मी में बहाल करने लगा लोगों को। ये सारा चीज जो है लोगों को अच्छा नहीं लगा, और तब इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ है
ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है ज्यादा लाभकारी नहीं है। और तब जाकर जो है फिर से नेपोलियन के अगेंस्ट भी आवाज उठाया जाएगा यूरोपियन सोसाइटी में, और फिर नया तरह का कॉन्सेप्ट आएगा नेशनलिज्म का जो डेमोक्रेसी पर बेस्ड होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का जो क्रिएशन हुआ, वो जो फॉर्मेशन हुआ, वो कैसे हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने देखा था फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म का जो विचारधारा है वो ओरिजिनेट हुआ, और ये नेशनलिज्म फ्रांस का जो है कैसे दूसरे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को प्रभावित किया, क्या किया, फ्रेंच आर्मी क्या रोल प्ले किया, नेपोलियन क्या रोल प्ले किया। अब हम लोग देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, कैसे बना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क एट अ टाइम। ओके, आई विल क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट। एंड एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये नहीं सोचना कि सर नोट्स लिखा दिया है, पूरा नोट्स ही देखकर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हो जाएगा काम। नोट्स देखकर आप यदि समझ जाते टोटली तो मैं इतना देर बकबक क्यों करता। सिंपल सोचो ना, मैं नोट्स ही नहीं भेज देता आप लोगों को, नोट्स ही दे देता, लो भाई नोट्स पढ़ लो, तुम लोग कर लेना अपना काम, ठीक है। नहीं समझ पाओगे, इसलिए बारीकी से लेक्चर को देखना, सुनना, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन ना छूटे। ओके।